हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक टॉपिक मांग की लोच का अध्ययन करेंगे। मांग की लोच के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में ये जाना था कि मांग की लोच क्या होती है और मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी होती है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मांग की लोच को मापने की कौन कौन सी विधियां है, यानी ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम मांग की लोच को नाप सकते हैं। तो देखिए, हम यहां लिखेंगे मांग की लोच को मापने की विधियां। तो देखिए, सबसे पहले मांग की लोच को मापने की फर्स्ट विधि है प्रतिशत परिवर्तन विधि। इस रीति को फ्लक्स की प्रतिशत परिवर्तन की रीति भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्री फ्लक्स ने सबसे पहले इस विधि को दिया था। उन्हीं के नाम पर इसको फ्लक्स की प्रतिशत परिवर्तन की रीति कहा जाता है। तो देखिए, इससे मांग की लोच निकालने के लिए क्या करते हैं, या ऊपर लिखेंगे मांग में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन, नीचे लिखेंगे कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन। तो देखिए, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में परिवर्तन बटे पूर्व मांग मल्टीप्लाई बाय 100। इसी प्रकार से कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन बटे पूर्व कीमत मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कटा तो मांग की लोच हो जाएगी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन डेल्टा पी, या मांग की लोच हो जाएगी पी अपॉन क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ये मांग की लोच। अब देखिए, प्रतिशत परिवर्तन किस प्रकार से होता है। मान लीजिए कीमत में 10% परिवर्तन हुआ, मांग में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये मांग की लोच क्या आएगी, 0 आएगी। तो अगर 0 आएगी तो हम बोलेंगे पूर्ण बेरोजगार मांग। अगर 0 आती है तो यहां देखिए, फर्स्ट इसकी हो जाएगी पूर्ण बेरोजगार मांग। कब होगी, E बराबर 0। कैसे, जब कीमत 10% परिवर्तित हुई, मांग कुछ भी परिवर्तित नहीं हुई। दूसरी मांग की लोच होती अधिक इकाई से कम लोच दर। E लेस देन 1 कब होगा, जब देखिए कीमत में 10% परिवर्तन हुआ, मांग में 2% ही परिवर्तन हुआ, तो 0.2 लेस देन 1। तीसरी मांग की लोच होती है इकाई लोच दर। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। E बराबर 1 कब होगा, जब कीमत में भी 10% परिवर्तन हो, मांग में भी 10% परिवर्तन हो। इकाई से अधिक लोच दर। चौथी है इकाई से अधिक लोचदार। ये ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब कीमत में 10% परिवर्तन है, मांग में 50% परिवर्तन है, एक कीमत तो ये 5 ग्रेटर देन 1। देखिए, यहां 10% 0 है, 10% परिवर्तन के साथ कीमत में 2% ही है। देखिए, परिवर्तन या तो कुछ नहीं होगा, या कीमत से कम होगा, या कीमत के बराबर होगा, या कीमत से अधिक होगा। कीमत से अधिक होगा तो अधिक लोचदार, बराबर होगा तो इकाई लोचदार, कम होगा तो कम लोचदार। पांचवा हो सकता है पूर्ण लोचदार। ये लास्ट देखिए, पूर्ण लोचदार में क्या है, E इक्वल टू इन्फिनिटी। कैसे, यहां कीमत में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। देखिए, यहां पर 10% परिवर्तन हुआ, यहां पे 10% परिवर्तन हुआ, यहां पे भी 10% परिवर्तन हुआ, लास्ट में कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी मांग में परिवर्तन होता है, तो ऐसी मांग की लोच को हम बोलेंगे अनंत लोचदार मांग की लोच। तो ये हमने पहली विधि देखी, मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने की फर्स्ट विधि है। अब देखिए, इसका एक सवाल हम कर लेते हैं प्रतिशत परिवर्तन रीति का। एक गणितीय सवाल करके देखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है,
एक वस्तु की कीमत 100 रुपए होने पर 250 ग्राम व 50 रुपए होने पर 750 ग्राम खरीदी जाती है। मांग की लोच निकालो। देखिए ये एक सवाल है, एक वस्तु की कीमत 100 रुपए, कीमत है 100 रुपए, अब कीमत बदलकर हो गई 50 रुपए। पहले मांगी जाने वाली मात्रा थी 250 ग्राम, अब मांगी जाने वाली मात्रा हो गई 750 ग्राम। तो चेंज इन प्राइस -50, चेंज इन क्वांटिटी 500 ग्राम। ये देखिए कीमत 50 कम हुई है, तो इस कैसे निकाला, 50 में से 100 घटाया तो आया -50। ये कैसे निकाला, अभी 750 है, पहले 250 थी तो कितना आया 500। अब देखिए कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बराबर कीमत में परिवर्तन बटे पूर्व कीमत गुणा 100। मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए क्या करेंगे, मांग में परिवर्तन बटे पूर्व मांग गुणा 100। तो यहां देखिए प्रतिशत परिवर्तन निकाल रहे हैं, तो ये आया 50%। यहां हमने काटा, 2 बार काटा तो आया 200%। तो मांग की लोच, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यहां 200%, 50% तो आएगा -4। ये मांग की लोच। वैसे आप साइन आप लिखे न लिखे, मांग की लोच, मांग की कीमत लोच हमेशा ऋणात्मक ही मानी जाती है। तो इस प्रकार से अगर कोई गणित का सवाल आएगा तो भी आप उसको हल कर सकते हैं, केवल आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है तो आपको आसानी से उसको कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी रीति की हम बात करते हैं, मांग की बिंदु लोच। दूसरी विधि मांग की लोच को नापने की, बिंदु लोच। देखो बिंदु लोच निकालने के लिए क्या करते हैं, बिंदु का निचला भाग बटे बिंदु का ऊपरी भाग, इस सूत्र से मांग की लोच को निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए एक सवाल, ये एक मैं कर्व लेता हूं, इसके विभिन्न बिंदु पर हमको मांग की लोच निकालनी है। बीचों बीच से मैंने इसको आधा कर दिया, इसको आधा कर दिया। मान लीजिए मुझे ए बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है, बी पर निकालनी है, सी पर निकालनी है, डी पर निकालनी है और ई पर निकालनी है। ये सब 1-1 सेंटीमीटर के, यहां से यहां पे भी 1 सेंटीमीटर, यानी सब 1-1 सेंटीमीटर के चाप है। क्लियर। अब देखिए मांग की बिंदु लोच बराबर बिंदु का निचला भाग बटे बिंदु का ऊपरी भाग। तो मांग की ए बिंदु पर मांग की लोच, बिंदु का निचला भाग है ए ई, नीचे ए ई और ऊपर कुछ है ही नहीं, तो आएगा मांग की लोच अनंत। तो यहां मांग की लोच आ जाएगी अनंत। अगर आप यूं देखें, अगर 1-1 सेंटीमीटर माने, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर, नीचे 0, तो क्या आएगा अनंत। बी बिंदु पर मांग की लोच देखेंगे तो देखिए इस बी बिंदु पर जो निचला भाग है वो निचला भाग है बीई, और ऊपर का भाग है इससे ए बी। तो नीचे 3 सेंटीमीटर है, ऊपर 1 सेंटीमीटर है, तो 3 आया ग्रेटर देन 1, तो मांग की लोच आएगी ग्रेटर देन 1। इसी प्रकार से सी बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है, तो निचला भाग सीई, इसको बराबर लिख देता हूं, निचला भाग है सीई, ऊपरी भाग है एसी, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, मांग की लोच इकाई के बराबर। डी बिंदु पर मांग की लोच, निचला भाग होगा डीई,
इस डी बिंदु पर मांग की लोच का निचला भाग डी, ऊपरी भाग ए डी। तो नीचे 1 सेंटीमीटर है, ऊपर 3 सेंटीमीटर, 0.33 आया, 1 से कम, तो यहां मांग की लोच हो जाएगी इकाई से कम। ई बिंदु पर मांग की लोच देखेंगे तो निचला भाग है ही नहीं, ऊपरी भाग ए, तो 0/4 बराबर क्या आएगा 0, तो यहां मांग की लोच हो जाएगी 0। इस प्रकार बिंदु लोच मांग की निकाली जाती है। किसी भी बिंदु का हम निचला भाग देखेंगे और ऊपरी भाग देखेंगे। यदि निचला भाग ज्यादा है ऊपरी भाग से तो मांग की लोच इकाई से ज्यादा होगी। यदि निचला भाग और ऊपरी भाग बराबर है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। यदि निचला भाग कम है ऊपरी भाग ज्यादा है तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। इस प्रकार से मांग की लोच निकाली जा सकती है। इसको मांग की बिंदु लोच की संज्ञा दी जाती है। देखिए हम अलग अलग बिंदु पर भी मांग की लोच को निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए मेरा ये कर्व है, इस कर्व के इस बिंदु पर मुझे मांग की लोच निकालनी है पी बिंदु पर, तो मैं इस पर एक परपेंडिकुलर खींचूंगा। अब यहां देखेंगे पी ए और पी बी, देखिए दोनों बराबर है तो मांग की लोचों की इकाई के बराबर। अगर मैंने ये एक और कर्व लिया और इसके इस बिंदु पर मेरे को मांग की लोच निकालनी है तो मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर डाला, एक लंब डाला, क्यू ए बी। तो यहां देखिए इस जगह क्या था, मांग की लोच पी बिंदु पर पी ए बटे पी बी दोनों बराबर थे, इसलिए मांग की लोच इकाई के बराबर। यहां देखिए मांग की लोच निकालनी है क्यू बिंदु पर, तो क्यू ए ज्यादा है देखिए और ये छोटा है, तो ये बड़ा आएगा क्योंकि मान लो ये 3 है और ये 2 है, तो 3/2 बराबर 1.5 बड़ा होगा 1 से। इस प्रकार किसी भी बिंदु पर मांग की लोच की गणना मांग की बिंदु लोच विधि से की जा सकती है। देखिए अब तीसरी विधि मांग के लोच को ज्ञात करने की होती है कुल व्यय रीति। इसको मार्शल की कुल व्यय रीति भी बोलते हैं। किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप 3 चीज हो सकती है। उपभोक्ता उस पर पहले जो खर्चा करता है वो खर्चा पहले से ज्यादा कर सकता है, या खर्चा उतना ही रख सकता है, या खर्चा पहले की तुलना में कम कर सकता है। इसके आधार पर भी मांग की लोच को नापा जा सकता है। यदि किसी वस्तु के कीमत में कमी होने पर उस पर उपभोक्ता के द्वारा किया गया खर्च बढ़ जाता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। खर्च समान रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। खर्च घट जाता है तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। मैं आपको करके बताता हूं। मान लीजिए कोई वस्तु की कीमत घटी, कीमत घटने के साथ उस वस्तु पर व्यय बढ़ता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक। अगर उस वस्तु पर व्यय वही रहता है, न तो बढ़ता है न घटता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर। और अगर उस वस्तु पर व्यय घटता है तो मांग की लोच इकाई से कम। किस प्रकार से आपको देखना है, किसी वस्तु पर होने वाला व्यय, कीमत घटी, कीमत घटने से व्यय बढ़ा। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए पहले बीकानेरी भुजिया पहले आता था 80 रुपए का, 80 रुपए का या 90 रुपए का बीकानेरी भुजिया आता था, तो 400 लिया जाता था, कुल बिकता था 400। प्राइस थी 90 रुपए, बिकता था 400, तो कुल 36,000 रुपए खर्च किए जाते थे। अब ये सस्ता होकर हो गया 80 रुपए का, अब बिकने लग गया 550। अब इस पर खर्चा किया जा रहा है 44,000 रुपए टोटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए कुल व्यय बढ़ा, कीमत घटी, कीमत 90 रुपए से 80 रुपए हुई और कीमत के घटने से कुल व्यय 36,000 से 44,000 हुआ है, तो हम बोलेंगे कि मांग की लोच इकाई से अधिक है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि कुल व्यय समान रहता है। बोले तो सपोज कीजिए मान लो पानी की बोतल है, ये 10 रुपए की है और कंज्यूमर लेता है 400, तो 10 रुपए की पानी की बोतल 400 लेता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया P गुणा Q
बराबर 400 गुणा 10, 4,000। अब पानी की रेट हो गई 8 रुपए और कंज्यूमर अब इसकी 500 बोतल लेने लगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर 8 गुणा 500 वही 4,000 रुपए। तो देखिए कुल व्यय समान रहता है, कीमत घटी, कीमत 10 रुपए से 8 रुपए हुई, पर पहले भी 4,000 रुपए खर्च किए जाते थे पानी पर कंज्यूमर के द्वारा, अभी भी 4,000 रुपए ही खर्च किए जा रहे हैं, तो कुल व्यय समान रह रहा है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। तीसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर कीमत घटे तो कुल व्यय भी घटे, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या होगी। तो मान लीजिए नमक है, नमक 10 रुपए किलो है और एक कंज्यूमर 100 किलो नमक लेता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 10 गुणा 100 बराबर 1,000। अब नमक हो जाता है 8 रुपए का, नमक की रेट हो गई 8 रुपए और उसने लिया 110 किलो, तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 8 गुणा 110 बराबर 880। यानी कीमत घटी पर कुल व्यय भी घट गया। तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि मांग की लोच इकाई से कम लोचदार है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि कुल व्यय रीति के माध्यम से भी मांग की लोच को निकाला जा सकता है। तो आपको एक बार और मैं इसको करके बताता हूं, आप उसको यूं याद रख सकते हैं कि कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़े, उल्टा हुए, और कीमत बढ़े तो कुल व्यय घटे, तो मांग की लोच होगी इकाई से अधिक। इसके अलावा देखिए दोनों एक ही दिशा में कीमत के घटने पर कुल व्यय भी घटे, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़े, तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। और कीमत बढ़े तो भी कुल व्यय वही रहना है और कीमत घटे तो भी कुल व्यय वही रहना है, तो बोलेंगे मांग की लोच इकाई के बराबर है। इस प्रकार से मांग की लोच को कुल व्यय रीति से निकाला जा सकता है। आपको यह ध्यान रखना है कि ये निशान विपरीत दिशा में हो तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, समान दिशा में हो तो इकाई से कम होगी। और ये तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा क्योंकि कुल व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब मांग की लोच इकाई के बराबर है। इसको एक चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। यहां देखिए मैंने लिया कुल व्यय, यहां लिखा मैंने, ये कीमत लिखी, ये देखिए फर्स्ट देखिए कीमत बढ़ी, कीमत P1 से P2 हुई तो कुल व्यय बढ़ा, कुल व्यय E1 से E2 हुआ। क्या हुआ, कीमत P1 से P2 बढ़ी तो कुल व्यय भी बढ़ा, तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार, अभी आपको बताया था। अब यहां देखिए P3 और P4 कीमत बढ़ी तो भी व्यय व्यय का वही है, कुल व्यय व्यय का वही है E3, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। अब आप देखिए कीमत बढ़ती है और कुल व्यय घटता है। देखिए ये P5 कीमत है और ये P6। अब यहां देखिए, अब इसको समझिए, P1 से P2 कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय E1 से E2 बढ़ता है, तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार। कीमत P3 से P4 बढ़ती है, कीमत बढ़ी, कुल व्यय वही रहा, तो मांग की लोच इकाई के बराबर। यहां देखिए कीमत P5 से P6 कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय पहले E2 था, देखिए इस बिंदु पर E2 था, अब घट जाता है E1 रह जाता है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार है। इस प्रकार से कुल व्यय रीति के माध्यम से भी हम मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप मांग की लोच को समझ सकते हैं। ये तीसरा मेथड हुआ जिसके माध्यम से हमने मांग की लोच को निकाला। इसके कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक आध, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत, एक सवाल देते हैं, किसी वस्तु की कीमत 8 रुपए होने पर वस्तु 11 खरीदी जाती है,
वह 11 रुपए कीमत होने पर 8, तो मांग की लोच ज्ञात करें। देखिए, कीमत है 8 रुपए, तो खरीदी गई 11, तो टोटल एक्सपेंडिचर बराबर होता है P1 गुणा Q1 बराबर 8 गुणा 11 बराबर 88। अब कीमत बढ़कर हो गई 11, खरीदी जाने वाली मात्रा घटकर हो गई 8, तो टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा P2 गुणा Q2 11 गुणा 8 88। चूंकि कुल व्यय समान रहता है तो हम कहेंगे कि मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, क्योंकि कुल व्यय इसमें समान है, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। इसी प्रकार देखिए, प्रतिशत परिवर्तन का भी एक और सवाल हम करके देखते हैं। मान लो एक वस्तु की कीमत है, वो है 10 रुपए, कीमत P1 बराबर 10 होने पर व्यय 180 है, कीमत 9 रुपए होने पर व्यय 162 है। तो देखिए, इसको करना है और प्रतिशत रीति से करना है। तो देखिए क्या करेंगे, P1 कीमत 10 रुपए है, 180 रुपए खर्च करता है, तो P1 कीमत है 10 रुपए, 180 लिया जाता है, यानी मात्रा ली जाती है 18। कीमत P2 9 रुपए, तब मात्रा ली जाती है 18, क्योंकि 162 डिवाइडेड बाय 9 वो भी 18 होगा। ओके, अब देखिए हमने क्या किया, 180 में 10 का भाग दिया तो आया 18, फिर 162 में 9 का भाग दिया तो भी आया 18। इसका मतलब देखिए, चेंज इन प्राइस -1, चेंज इन क्वांटिटी 0। तो देखिए, मांग की लोच निकालेंगे, कीमत में परिवर्तन बटे पूर्व कीमत मात्रा में परिवर्तन बटे पूर्व मात्रा गुणा 100 बटे कीमत में परिवर्तन बटे पूर्व कीमत गुणा 100। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 से 100 कट गया तो आया 0 मल्टीप्लाई 18 माइनस का 10 बटे 1, चूंकि 1 0 है इसलिए सबका सब क्या हो जाएगा 0। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच 0 होगी। अगर प्रतिशत रीति से पूछा जाए, डायरेक्ट इससे पूछा जाए तो मांग की लोच इकाई से कम होगी, क्योंकि कीमत घटने पर व्यय भी घटेंगे। मांग की चाप लोच के बारे में एक और मांग के लोच की एक विधि है, जिसे मांग की चाप लोच के नाम से जाना जाता है। ये चौथा मेथड है, मांग की चाप लोच। देखिए, अगर किसी मांग वक्र है, इस मांग वक्र के किसी 2 पॉइंट के बीच में मांग की लोच निकालनी है, जैसे P और Q के बीच में मांग की लोच निकालनी है, तो इसको मांग की चाप लोच की संज्ञा दी जाती है। यह क्वांटिटी Q1 से हो गई Q2, कीमत P2 से रह गई P1। ये चाप, इस चाप के बीच में मांग की लोच निकालनी है, तो इसको मांग की चाप लोच की संज्ञा दी जाती है। तो चाप लोच निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारी मांग की लोच का सूत्र होता है P अपॉन Q डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। आपको क्या करना है, चाप लोच निकालने के लिए इस P की जगह लिखिए P1 प्लस P2 बटे Q1 प्लस Q2, Q की जगह Q1 प्लस Q2, P की जगह P1 प्लस P2, और यहां लिख दीजिए आप Q1 माइनस Q2 अपॉन P1 माइनस P2। ये मांग की चाप लोच ज्ञात करने का फॉर्मूला है। क्या करना है, इसको यूं का यूं यहां रखकर माइनस लिखना है, इसको यहां का यही रखकर माइनस लिखना है। इसके माध्यम से हम चाप लोच ज्ञात कर सकते हैं। एक सवाल हम करते हैं चाप लोच का, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 2 बिंदुओं के बीच की अगर मांग की लोच निकालनी हो तो उसको चाप लोच की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, इसको किस प्रकार से निकाला जाता है। मान लीजिए पेन की कीमत
₹4 ₹5 से ₹4 होने पर मांग 8 से 10 हो जाती है। चाप लोच ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए P1 बराबर है 5, P2 बराबर है 4, Q1 बराबर है 8, Q2 बराबर है 10। तो मांग की चाप लोच का फॉर्मूला है P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 गुणा Q1 माइनस Q2 अपॉन P1 माइनस P2। बस आपको इस सूत्र में मान रखना है मांग की चाप लोच निकालने के लिए। तो आएगा 5 प्लस 4 अपॉन 8 प्लस 10 गुणा 8 माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 4। तो आया 9 अपॉन 18 मल्टीप्लाई माइनस 2 अपॉन 1। तो मांग की लोच आई 1, माइनस नहीं भी आएगा तो भी मांग की लोच इकाई के बराबर है। देखिए जितना परसेंटेज चेंज इसमें हुआ उतना ही परसेंटेज इसमें चेंज हुआ, इसलिए मांग की लोच इकाई के बराबर ही आनी थी। तो ये चाप लोच के माध्यम से भी मांग की लोच को ज्ञात किया जा सकता है। इसी के लिए हमने एक एग्जांपल लिया ताकि आपको पता चले कि मांग की लोच ऐसे भी निकाली जा सकती है। अब देखिए मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से तत्व मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। मांग की लोच कई तत्वों पर निर्भर करती है। बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो मांग की लोच को बढ़ाते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो मांग की लोच को घटाते हैं। तो हम एक एक की बात करते हैं। वस्तु की प्रकृति, देखिए मांग की लोच इस पर डिपेंड करती है कि वस्तु की प्रकृति क्या है। सामान्य रूप से 3 प्रकार की वस्तुएं होती है। पहली वस्तु होती है अनिवार्य वस्तु, जिनको लेना जरूरी होता है, हर व्यक्ति को जरूरी होता है लेना। तो अनिवार्य वस्तु में मांग की लोच इकाई से कम होती है। क्यों? कि रोटी, कपड़ा और मकान कितनी भी रेट बदल जाए, हमारी मांगी जाने वाली मात्रा में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। कुछ वस्तुएं होती है जो आरामदायक होती है, इसको बोलते हैं विलासिता की वस्तु। इनकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है और आरामदायक वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम होती है। और बीच में एक वस्तु होती है आरामदायक, इनकी मांग की लोच इकाई के बराबर भी हो सकती है। अनिवार्य वस्तु जो आपको लेना ही है तो उसकी मांग की लोच इकाई से कम होती है। विलासिता की वस्तु जैसे फ्रिज है, टीवी है, लग्जरी कार है, इनकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। और आरामदायक वस्तु जैसे आप देखिए आज की गर्मी को देखते हुए पंखा एक अनिवार्य वस्तु है। पंखे की जगह अगर हमारे पास कूलर है वो कंफर्ट है, आरामदायक है, पर कूलर की जगह एसी है वो विलासिता की वस्तु है। तो वस्तु की प्रकृति पर भी मांग की लोच निर्भर करती है। सामान्यतः विलासिता की वस्तुएं होती है उनकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, परंतु आरामदायक जो वस्तुएं होती है उनकी मांग की लोच इकाई से कम होती है। दूसरी चीज, वस्तु का उपभोक्ता के बजट में स्थान। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर उपभोक्ता आय का बड़ा भाग खर्च करता है। जैसे हम किराना लेने जाते हैं तो जितना पैसा हम आटे पर खर्च करते हैं, चीनी पर खर्च करते हैं, उतना लौंग पर नहीं खर्च करते, उतना इलायची पर खर्च नहीं करते, उतना दालचीनी पर नहीं खर्च करते। तो जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता के द्वारा आय का बड़ा भाग खर्च किया जाता है, जिस पर अधिक खर्चा किया जाता है, उनकी मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है, और जिन पर कम खर्चा किया जाता है उनकी मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होती है। ये डिपेंड करता है उपभोक्ता के बजट में वस्तु की क्या स्थिति है, वस्तु किस प्रकार की। अगर वस्तु इस प्रकार की है जिसपे उपभोक्ता बहुत कम खर्चा करता है तो उसकी मांग की लोच भी कम होगी, अधिक खर्चा करता है तो मांग की लोच भी अधिक होगी। इसके अलावा देखिए थर्ड चीज देखिए, वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु। वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। अगर वस्तु इस प्रकार की है जिसकी बहुत सारी प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध है, जैसे समोसे की बहुत सारी प्रतिस्थापन वस्तु है, कचौड़ी अवेलेबल है,
आलू बड़ा अवेलेबल है, मिर्ची बड़ा अवेलेबल है, ब्रेड बड़ा है, पोया है, खमण है, फाफड़े हैं, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे। तो समोसे की कीमत में थोड़े से परिवर्तन से उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन होगा। तो अगर प्रतिस्थापन वस्तुएं अधिक है तो मांग की लोच भी अधिक होगी, और प्रतिस्थापन वस्तुएं कम है तो मांग की लोच भी क्या होगी, कम होगी। कितनी प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध है इस पे मांग की लोच और डिपेंड करती है। इसके अलावा वस्तु के कितने प्रयोग है इस पे भी मांग की लोच निर्भर करती है। हम चौथी बात करते हैं। देखिए, अगर वस्तु ऐसी है जिसके बहुत सारे प्रयोग है, जैसे मैंने आपको बताया कि दूध है, दूध से चाय भी बन सकती है, दूध से घी भी बन सकता है, पनीर भी बन सकता है, दूध से मावा भी बन सकता है, दूध से दही भी बन सकता है, दूध से छाछ भी बन सकती है, दूध से मिठाई भी बन सकती है। तो दूध के बहुत सारे प्रयोग है। तो प्रयोग जितने ज्यादा होंगे मांग की लोच उतनी ही ज्यादा होगी, और प्रयोग जितने कम होंगे मांग की लोच उतनी भी कम होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अधिक के साथ मांग की लोच अधिक है, कम के साथ मांग की लोच कम है। जैसे वस्तु के बहुत सारे प्रतिस्थापन होंगे तो मांग की लोच अधिक होगी, प्रतिस्थापन कम होंगे तो मांग की लोच कम होगी। वस्तु के ज्यादा प्रयोग होंगे तो मांग की लोच अधिक होगी, और कम प्रयोग होंगे तो मांग की लोच भी कम होगी। तो कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनके बहुत सारे प्रयोग है, और कुछ वस्तुएं ऐसी जिनके बहुत कम प्रयोग है, तो वहां पर मांग की लोच भी क्या होगी, कम होगी। जैसे काली मिर्ची है, काली मिर्ची हर चीज में काम नहीं आती है तो उसके प्रयोग कम है। दूध के प्रयोग बहुत ज्यादा है, नमक के प्रयोग बहुत कम है। तो जिसके प्रयोग कम होंगे उनकी मांग की लोच भी कम होगी, जिसके प्रयोग ज्यादा होंगे उनकी मांग की लोच भी ज्यादा होगी। इसके अलावा वस्तु के प्रयोग को टालना। अगर वस्तु ऐसी है जिसे हम लेवे तो लेवे, नहीं तो नहीं भी लेवे, यानी ऐसी वस्तु है जिसको खरीदना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, अगर महंगी होगी तो हो सकता है हम उसको नहीं खरीदेंगे। तो अगर उसको टाल सकते हैं तो मांग की लोच अधिक होगी, और टाल नहीं सकते, हमको लेना ही लेना है, मजबूरी है, तो मांग की लोच क्या होगी, नहीं टाल सकते। जैसे कि अनिवार्य वस्तु है, अनिवार्य वस्तु को नहीं टाल सकते। गेहूं कितना भी महंगा हो जाएगा हमको खरीदना ही पड़ेगा, दूध कितना भी महंगा हो जाएगा हमको खरीदना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में दूध की मांग की लोच इकाई से कम होगी, गेहूं की मांग की लोच इकाई से कम होगी। पर कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनका प्रयोग हम टाल सकते हैं, थोड़ा महंगा लग रहा है तो हम इस साल नहीं खरीदेंगे, अगले साल खरीदेंगे, जब सस्ता होगा तब ले लेंगे, तो वहां उन वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। इसके अलावा देखिए, हमारी कोई चीज की हैबिट है, आदत, कोई चीज की आदत हो गई तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। कई जनों की गुटखा खाने की आदत हो जाती है, तंबाकू खाने की आदत हो जाती है, तो तंबाकू कितना भी महंगा हो जाए उनको लेना ही होता है। तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम होती है। और जो चीज आदत में नहीं है, आदत है तो मांग की लोच इकाई से कम, और नहीं है किसी वस्तु की आदत तो मांग की लोच इकाई के अधिक होगी। इसी प्रकार से फैशन, कोई चीज फैशन में है तो मांग की लोच इकाई से कम होगी, और फैशन आउट है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे पीरियड है, जैसे समय है, समय पर भी मांग की लोच निर्भर करती है। अगर समय ज्यादा है तो मांग की लोच भी ज्यादा होगी, हमारे पास ज्यादा समय है तो मांग की लोच ज्यादा होगी, और कम समय है तो मांग की लोच भी क्या होगी, कम होगी। तो सामान्य रूप से मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों में अधिकांश में आपने ये देखा होगा, अधिक के साथ मांग की लोच भी अधिक होती है और कम के साथ मांग की लोच भी कम होती है। तो ये हमने जाना कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और भी कारक है, सरकारी नीति भी एक कारक है, तकनीकी ज्ञान भी एक कारक हो सकता है, जलवायु और मौसम भी कारक हो सकता है, जनसंख्या की मात्रा भी एक कारक हो सकता है। तो बहुत जो तत्व मांग की मात्रा को प्रभावित करते हैं वो सारे के सारे मांग की लोच को भी प्रभावित करते हैं, जिनके बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि मांग की लोच को किन किन विधियों से मापा जा सकता है, और मांग की लोच का कोई गणितीय प्रश्न आ जाता है तो उसको किस प्रकार से हमको हल करना है, ये इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में फिर भी कोई समस्या होती है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को दोबारा आप देखें तो आपको समझ में आएगा, और हो सकता है तो आप साथ में एक नोटबुक और पेन लेकर बैठें और साथ साथ में आप ड्राइंग बनाएं,
ताकि आपको बहुत अच्छा पारंगत हो जाए, अच्छी सी आपको नॉलेज हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा हो जाए मांग के लोच के चैप्टर के लिए। थैंक यू।